बने रहिएगा। अचल मल्होत्रा साहब। जी नमस्कार। जी जी, खामनेई तो एलिमिनेट हो गए, लेकिन रिजीम चेंज करने का जो अमेरिका और इजराइल का मंसूबा था वो क्या आसान अब रह गया है? क्योंकि लगातार जिस तरह से रिटेलिएशन और हर तरफ, यानी कि जो जो जद में आ रहा है मिसाइलों के, वहां वहां पर जाकर ईरानी मिसाइलें फट रही हैं और अब दायरा और बढ़ रहा है। यूरोपियन यूनियन की एंट्री हो रही है, यूके और फ्रांस के जरिए यहां पर, क्योंकि उनके भी दो बेस पर अटैक हुआ है इन मिसाइल्स का। जी दो पहलू हैं। आपने दो दो सवाल उठाए। पहली बात तो रिजीम चेंज का, तो डेफिनेटली आयतुल्लाह खमेनी और बहुत सीनियर लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया है, लेकिन सेकंड रंग ऑफ कमांड जो ऑलरेडी उनका सक्सेशन स्ट्रक्चर था वो पहले से तैयार थे। ईरानियन से इसे एंटिसिपेट किया था, तो वो ऑलरेडी पावर में है। और इसे भी अगर एलिमिनेट कर देंगे तो शायद थर्ड सक्सेशन भी रहेगा वहां पे। मुझे लगता है कि जो रिजीम है आज की तारीख में, जिसे हम थियोक्रेसी बोलते हैं, ऑटोक्रेटिक, इसके जाने के बाद वैक्यूम है। वहां कोई ऐसी मूवमेंट या ऐसी कोई सॉलिड पावर मुझे दिखाई नहीं दे रही जो इस परिस्थिति का फायदा उठाकर एक विद्रोह करे और पावर को कैप्चर करे। अमेरिका के पास भी कोई ऐसा अल्टरनेटिव नहीं है कि किसी को पैराशूट करे और वहां लाके बिठा दे और ईरान की जनता जो है उसे चुपचाप करके स्वीकार कर ले। तो ऐसे में जो रिजीम चेंज, जो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का और उससे ज्यादा इसराइल का, वो तो मुझे पूरा होता हुआ अभी फिलहाल दिखाई दे नहीं रहा है। बाकी उनके तीन चार और ऑब्जेक्टिव्स हैं। ईरान की न्यूक्लियर कैपेसिटी को डिकैपेसिटेट करना और उनकी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को डिकैपेसिटेट करना, और साथ ही साथ उनके जो हुतीज ट्रिपल एच हैं, हमास, हुती और हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह, उनकी सपोर्ट कट करना, उसको न्यूट्रलाइज करना। तो ये बहरहाल बड़ी पिक्चर है। हाँ, ईरान का ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये तो एक्सपेक्टेड था कि अगर ईरान के ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ, उनके सुप्रीम लीडर मारे गए, तो वो अमेरिका और इसराइल के जो भी बेसिस है मिडिल ईस्ट में, मिलिट्री बेसिस है, वहां तो वो अटैक करेगा, इसकी उससे इंडिकेशन बहुत पहले से दे दी थी। लेकिन जैसे अभी आपके कोलीग रिपोर्ट में बता रहे थे कि अगर वो गल्फ और मिडल ईस्ट की सिविलियन जो फैसिलिटीज हैं उन पे भी अगर अटैक कर रहे हैं, जैसे सऊदी में अरामको रिफाइनरी पे कोई एक रिपोर्ट आ रही है कि वहां अटैक कर रहे हैं, तो ये थोड़ा मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि ये उनके मिलिट्री बेसिस पे अटैक करना, ये एक पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी हो सकता था कि भाई आप लोग सब मिलकर अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाइए कि भाई देखिए हमें इस लड़ाई में मत खींचिए, क्योंकि ये लड़ाई तो आपकी है, आपने आपको फैसिलिटीज भी दे रखी है यहाँ पे, लेकिन इसके चलते हुए जो है हमारा पूरा वेस्ट एशिया और यहाँ की इकोनॉमी, सप्लाई चेन्स में डिसरप्शन, ये सबसे बहुत बड़ा नुकसान होएगा। बट अगर आप उन्हीं को टारगेट करना शुरू कर देंगे और ये सोच के कि क्योंकि एक रिपोर्ट थी कि सऊदी अरेबिया ने शायद बार बार कहा, यूएसए से कहा कि आप करो अटैक, तो उसको अगर वो रिटेलिएट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के अरामको पे वापस अटैक करके, तो फिर ये ईरान जो है अपने आप को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देगा। साइप्रस में जो उन्होंने ब्रिटिश बेस पे किया, उसे अमेरिकन यूज कर रहे थे। हालांकि साइप्रस नेटो की कंट्री नहीं है, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है जी। और इससे अब वो एक्टिवेट हो गया, फ्रांस एक्टिवेट हो गया, तो इसका दायरा जो बढ़ता चला जाएगा। बहरहाल ये सब नेटो का इसमें बीच में पड़ना मुझे लगता है वैसे ही बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट है। ईरान जो है यूएस और इसराइल की कंबाइंड मिलिट्री स्ट्रेंथ को भी बहुत लंबा नहीं खींच सकता, अनलेस एंड अनटिल, जिसकी बहुत कम संभावना दिखाई दे रही है कि रशिया और चाइना उससे प्रोक्ष या अपरोक्ष रूप से मदद करना नहीं शुरू करते। ओवर टू यू। जी जी जी।